Hello everyone. I hope you are fine and will be fine forever. And also, you are preparing for your competitive examinations with full confidence, commands, determination, devotion, honesty, and sincerity. First of all, I would like to tell you this is the second part of idioms and phrases. The first part of idioms and phrases has already been uploaded on YouTube. You can search there. So once again, most welcome to all of you, my dear, honest, sincere, and hardworking students who have been preparing for your competitive examinations either for a long time or for a short time. Again, the session is really very important and special because we are going to talk about a very special kind of art, idea, and technique that will help you to find out the correct answer even after we don't know the exact meaning of idioms and phrases. You know, idioms and phrases is an integral part of vocab. vocab में हमारे 4 टॉपिक आते हैं: एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज। और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो हमारे vocab का सबसे इजी पार्ट है। हम मान सकते हैं इसको ईजीएस्ट पार्ट। हालांकि याद तो इसको भी करना पड़ता है। अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज याद है और वो पेपर में आ जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं हमारे आंखों के सामने कि वो हमें बिल्कुल याद नहीं रहते हैं और हम लोग उस समय पजल और कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं। एक अलग तरह की बेचैनी और घबराहट होती है एग्ज़ाम में कि कैसे हम पेपर को करें और कैसे हम सही आंसर दें। तो घबराइए मत, बी कूल एंड हैव पेशेंस। हम आपको यहाँ पे टेक्निक और आइडिया बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में इडियम्स एंड फ्रेजेज आ जाए तो हमें उम्मीद है कि हम अगर जिस स्टाइल से आपको बता रहे हैं और आपने बहुत ध्यान से उसको पढ़ लिया और समझ लिया तो एग्ज़ाम में वो बहुत हेल्पफुल होगा और आप 5 में 4 या 10 में 10 या 8 तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना होगा जो हम चीज़ें समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे CDS, ये CDS 2023, ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज ऑलरेडी हमारे CDS 2023 के पेपर में पूछे हुए हैं और इसमें 7 क्वेश्चन हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ था इडियम्स एंड फ्रेजेज का, जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और ये बाकी का 7 क्वेश्चन आज हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि CDS में कम से कम हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और 10-10 इडियम्स फ्रेज से क्वेश्चन आते हैं। और सोचिए, अगर 10 में 10 भी इडियम्स फ्रेज हम जानते हैं तो बहुत अच्छी है। अगर 10 में एक भी इडियम्स फ्रेज नहीं जानते हैं तो भी हम 10 में 10 बनाएंगे। उसकी क्लास हम आज ले रहे हैं, जो इसमें टेक्निक और आइडिया बताएंगे। आपको पता है कि रीजनिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, कोई ना कोई मेथड लगाते हैं ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। उसी तरह से जिस तरह से हम रीजनिंग की स्टडी करते हैं, आप पढ़े भी होंगे रीजनिंग, उसी हिसाब से इसमें हमको रीजनिंग फिट करना है। ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में इडियम्स फ्रेज आया हो और उसका वो इडियम्स फ्रेज आपको पता नहीं है, उस इडियम्स फ्रेज को आप सही आंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उसका रूट वर्ड, उस इडियम्स फ्रेज का रूट वर्ड आपको पता हो, कम से कम 1 या 2। ठीक है। अगर इडियम्स फ्रेज में आपको रूट वर्ड बिल्कुल पता नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस इडियम्स फ्रेज को छोड़ दीजिए, ना करें। क्या हो जाएगा अगर एक नहीं करते हैं तो। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हो सकता है कि 1-2 वर्ड का इडियम्स फ्रेज का रूट वर्ड आपको पता ना हो, लेकिन बाकी सब इडियम्स फ्रेज के रूट वर्ड आपको पता होंगे। कोई ना कोई तो होगा, उसी के हेल्प से आप सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, कैसे हम रूट वर्ड का हेल्प लेकर के सही आंसर देते हैं आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, आगे से अगर आपके एग्ज़ाम में 10 इडियम्स फ्रेज पूछता है तो हम लोग 10 में बिल्कुल 10 बनाएंगे, वो भी सही सही। अगर 10 में 1-2 टिपिकल और डिफ़िकल्ट आ गया तो छोड़ देंगे, 1-2 दान पुण्य भी करना चाहिए। 8 तो बना ही सकते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम लोग वो सीखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है लाफिंग स्टॉक। अब ये देखिए, लाफिंग स्टॉक, ये इसका रूट वर्ड आपका लाफिंग है, स्टॉक आपको पता है। चलिए, इसमें अगर दोनों वर्ड हमको नहीं पता रहता, बाय द वे एक हम ऐसे बात बोलते हैं
अगर ये दोनों ऐसा वर्ड टिपिकल और डिफिकल्ट दे दिया रहता जो हम नहीं जानते तो छोड़ देते, लेकिन इसमें हमको लाफिंग पता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है ये पता है, और ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। अब इसमें से एक हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, तो इसी में हमको रीजनिंग लगाना है और देखना है कि हर एक वर्ड को कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन कर रहा है अच्छा से। लाफिंग को अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला ऑप्शन कौन है। स्टॉक का मतलब होता है भरा होना, तो आप बताइए कि लाफिंग का मतलब हंसना और स्टॉक का मतलब भरा होना, ऐसा कैसा माहौल होगा या सिचुएशन होंगे जहाँ हंसी होती है वो भरा होगा, यानी कि ओपनली हंसते होंगे, नॉन स्टॉप हंसियाँ होती होगी। आप देखे होंगे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बहुत इंटरेस्टिंग है, आदमी अपने को मूड चेंज करने के लिए देख लेता है तो कितना इंटरेस्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब स्टॉक ऑफ लाफ्टर, हंसी का एकदम स्टॉक भरा रहता है, एन्जॉयमेंट रहता है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से सोचेंगे कि अच्छा फर्स्ट में है समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बहुत मूर्खतापूर्वक एक्ट करते हैं, एंड इज मेड फन ऑफ, और उस स्टूपिड का मतलब होता है बहुत मूर्ख की तरह व्यवहार करना। अब देखिए कोई ऐसा होगा जो मूर्ख की तरह, स्टूपिड या फूल की तरह व्यवहार कर देगा, तो उसको देखने से अंदर से हंसी आ जाती है, निकल जाता है, ठीक है। तो क्या पता कि ये जो हमारा ऑप्शन है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन सही से कर पाए। लेकिन एक दो और अलग देख लेते हैं कि टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इससे मैच कर रहा है, उसमें लाफिंग है, स्टॉक है, इसमें है अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल जैसे वर्ड का यूज इस हमारे फ्रेज में है ही नहीं, तो नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे, कम हो गया ऑप्शन। फिर सी, टू लाफ एट समवन सीक्रेटली। अब यहाँ पे देखिए, चलिए लाफ तो है, इसमें लाफिंग है, एट समवन सीक्रेटली, सीक्रेटली का मतलब होता है छुपा करके, मतलब सीक्रेट वे में, बहुत बहुत बोलते हैं ना कि सीक्रेटली में चोरी छुपे कोई काम करना। तो अब जब हंसते हैं तो चोरी छुपे क्यों हंसेगा, जबकि स्टॉक दिया है, स्टॉक का मतलब भरपूर हंसी, तो भरपूर हंसी तो तभी आएगी ना जब हम ओपनली हंसेंगे, सीक्रेटली नहीं। तो यानी कि ये भी ऑप्शन गया। तो इस तरह से रीजनिंग लगाएंगे अपना दिमाग। तो वी हैव माइंड टू थिंक, वी हैव आइज टू सी, and we have ears to hear, and definitely we are going to select the correct answer because we are going to apply reasoning in the right way, so it's not a very difficult task for us. अब यहाँ पे देखिए डी, जोवियल एंड रेस्पेक्टेड पर्सन। चलिए जोवियल का मतलब होता है आनंददायक, बहुत। अब यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टेड, इसमें रेस्पेक्टेड जैसे वर्ड का कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इस फ्रेज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ये भी गया, यानी कि 3 लोग तो साफ हो गए, बचा कौन, 1। तो इससे हमारा रीजनिंग ये सजेस्ट करता है कि हमारा सही आंसर जो होगा वो ए होगा। अब बताइए ये हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, अब पेपर में आ गया तो हम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम अगर रीजनिंग अप्लाई कर दें, अपना दिमाग अप्लाई कर दें, तो कोई भी चीज़ आसानी से बन सकता है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, पे ओवर द ऑड्स। ये देखिए, अब इसमें पे का मतलब क्या होता है, चुकाना। चलिए रूट वर्ड आपको पता है, और ऑड्स ये मेन चीज़ है, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। ऑड्स का मतलब होता है जो अलग थलग होता है, जो स्ट्रेंज होता है ना, जो नहीं मैच करता है, तो ऑड्स है। तो ऑड्स का मतलब पे, हम पे करते हैं और चीज़ के लिए, एक ऐसा चीज़ जो अलग थलग है उसके लिए हम पे करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो भी हो। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं सही, टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और देखिए डिविडेंड्स का मतलब बंटवारा कर देना इन्वेस्टमेंट्स का, तो इसमें डिविडेंड्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे हटा दीजिए। टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, और देखिए कि हम खूब हार्ड काम करते हैं पेमेंट देने के लिए, पेमेंट देने का पे ओवर, ये देखिए सीधा ऑप्शन दे दिया है। कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, ऐसे इडियम्स फ्रेज का ऑप्शन दे देता है जो उस इडियम्स फ्रेज को मतलब ऑड लगता है और सीधा आंसर दे देता है, सीधा वाला गलत हो जाता है, ऐसे नहीं देखिए। यहाँ टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स देने के लिए कोई बात नहीं की गई है, इसको घटा दीजिए। सी में देखिए, टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, किसी को बैड वे में ट्रीट करना, इसमें बैड जैसे वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें पे ओवर द ऑड्स, इसमें कोई वर्ड नहीं है, ये भी गया। टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ,
और देखिए टू पे मोर फॉर समथिंग, कि किसी चीज़ के लिए आप ज़्यादा पे करते हैं जो लायक है, ठीक है, जो क्या है, इट इज़ वर्थ। वर्थ का मतलब जो एकदम बिल्कुल लायक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा पे करते हैं। अब देखिए कभी कभी हम लोग जाते हैं मार्केटिंग या कहीं भी, और चीज़ हमको पसंद आ जाता है, वो और चीज़ जो ऑड है, मतलब सबसे अलग है। अब मान लीजिए कि 10 चीज़ है, 10 में लोग कहते हैं ना कि वो एक लड़का एकदम बिल्कुल अलग है, यानी कि 9 लोग से उसका बिहेवियर, उसका टैलेंट, उसका आर्ट, उसका स्किल एकदम अलग है। यानी कि कोई भी मार्केट करने जा रहे हैं, कोई भी सामान देखते हैं, हम 10 सामान देखा, 10 में एक ऐसे सामान पे हमको नज़र पड़ जाता है जो ऑड होता है, और वो बिल्कुल स्ट्रेंज होता है, विचित्र होता है, यूनिक होता है, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो चीज़ खरीदना है। बात समझ में आई? तो ये ऑड का मतलब सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जो आंसर दे रहा है वो आपका डी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ये ध्यान रखिएगा कि हैव पेशेंस एंड कूल, बी कूल, एंड देन यू थिंक अबाउट इन अ वेरी रीजनिंग स्टाइल। आपको रीजनिंग स्टाइल से थिंक करना है और सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर देंगे, उसमें 100 में 99.99% भी गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 99.99% यानी कि 100% सही होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टू पे मोर फॉर समथिंग दैन इट इज़ वर्थ इज द राइट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब आइए थर्ड पे, अ व्हाइट एलिफेंट। अब यहाँ पे फिर हमको रीजनिंग लगाना है। यहाँ पे देखिए, आपको व्हाइट का मतलब पता है, व्हाइट का मतलब सफ़ेद, और एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, ये भी आप जानते हैं। बाकी जब रूट वर्ड आपको पता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बस ऑप्शन देखिए और देखिए कि किसको एलिमिनेट करें और किसको सेलेक्ट करें। ये आप ही के हाथ में है, बिकॉज आपका दिमाग आपका सही दिशा में तभी काम करेगा जब आप कूल और पेशेंस रखेंगे, है ना। चलिए, अ व्हाइट एलिफेंट, यहाँ पे देखिए, समवन हु इज कम्प्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट। कहते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। अब देखिए इसमें एलिफेंट है, हाथी की बात हो रही है, इसमें उस लोगों की बात कर दिया है जो ऑनेस्ट होते हैं। तो ऑनेस्टी जैसे वर्ड को इसमें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे रूट जो फ्रेज है उसमें है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। समथिंग दैट कोस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस। कहते हैं कि कुछ का जो कीमत होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसका कोई यूजफुल पर्पस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अ व्हाइट एलिफेंट, सबको पता है कि सोचिए आप कि जनरली हाथी जो भी हम लोग देखते हैं या आप भी देखे होंगे, तो मोस्टली हम लोग ब्लैक हाथी देखे होंगे, लंबे चौड़े ब्लैक हाथी। इसमें क्वेश्चन में आ गया है व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ऑड वाला। ऑड एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑड का मतलब होता है जो यूनिक हो, जो सेपरेट हो, और जिसके लिए आप क्या करते हैं ना, मतलब 10 चीज़ों में एक ऐसा चीज़ आपको अलग थलग दिखेगा जिसको आप देखते ही पसंद कर लेंगे और कहेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, और इसके लिए तो चाहे जो भी हो जाए हम तो सारा कुर्बानी देने को तैयार हैं, यानी कि बहुत पैसा देने को तैयार हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला ऑप्शन में हुआ था। इसमें भी देखिए व्हाइट आकर के सारे हाथियों में से व्हाइट हाथी को ऑड कर दिया। ऑड कर देने से ये पता चल गया कि ये भी स्ट्रेंज है, यूनिक है और कुछ डिफरेंट टाइप का है ना। तो इसमें देखिए ये सेकेंड ऑप्शन है, समथिंग दैट कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी। किसी चीज़ का ज़्यादा दाम है, ठीक है, बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है। एक ऐसा है हाथी, वाइट एलिफेंट। वाइट का मतलब एक देखने में अच्छा लगता है, अरे भाई हर समय तो मैंने ब्लैक हाथी देखा है, पहली बार मैंने वाइट हाथी देखा है, ओ माय गॉड, वाइट हाथी तो बहुत यूनिक चीज़ हो गया, स्ट्रेंज चीज़ हो गया। अब लोग क्या करते हैं, शौक से उसको खरीद लेते हैं कि चलो भाई ले लो, ये सारा चीज़ों से हमको अलग दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, 10 लोग देखेंगे या 50 लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा कहेंगे। तो हम लोग अपने लिए और खास करके दूसरों को अच्छा कहने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें खरीद लेते हैं जो जिसका कोई महत्व नहीं होता, बस इसलिए खरीदते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकते और लोग हमको उसके लिए अप्रिसिएशन दे सकें। बात समझ में आई? तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से टू यू विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा,
समवन हु इज कम्प्लीटली, ये तो गलत हो गया आपका। समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं किसी चीज़ के पीछे जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, वही होता है वाइट एलिफेंट। यही आपका सही आंसर होगा। बाकी को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी का ऑप्शन है ही नहीं यानी कि सही आंसर यही है। बाकी सी और डी जगह की कमी के कारण मैंने नहीं लिखा है, और होंगे भी तो आप अपना दिमाग सही दिशा में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाइट एलिफेंट का मतलब यही है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, बाइट द बुलेट। फिर देखिए 4 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सेकेंडों में मतलब एक 30 सेकंड में कर लें या 10 सेकंड में कर लें तो आराम से कर लीजिए। बाइट का मतलब होता है काटना, और बुलेट का मतलब होता है गोली। अब गोली को काटना, भाई गोली, आप सोचिए गोली एक ऐसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, यानी कि जब गोली को काटना है, एक 2 टाइप का फ्रेज होता है। एक और याद रखिएगा, हम कहते हैं कि बाइट अ केक, ठीक है, सी ए केक। और देखिए यहाँ पे बाइट द केक, बाइट अ केक, यहाँ पे बाइट द बुलेट। केक का मतलब होता है कि हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, जहाँ पे हैप्पीनेस हो तो केक की बात आती है, हम केक बाइट करते हैं। लेकिन यहाँ बुलेट, गोली, यहाँ पे गोली की बात होती है, जो एक हार्ड वर्ड है, बड़ी टफ एंड रफ वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। यानी कि आपको पता चले ये प्लीजेंट है तो ये अनप्लीजेंट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कहता है टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी। चलिए मान लिए अनहैप्पी आया है, अनहैप्पी से बिल्कुल ये मैच कर रहा है, क्योंकि बुलेट जैसा वर्ड निगेटिव है, निगेटिव अनहैप्पी है तो सही है। एंग्री भी अनहैप्पी है, लेकिन अगर इससे भी तगड़ा ऑप्शन आ जाए तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं आए तो ये फाइनल आंसर होगा ए। बी में आते हैं, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे। कीन की बात ही नहीं हुई है। अब कहेंगे कि कोई भी चीज़ तेज तरीका से कीजिए, तेज, कहेंगे कि सर बुलेट तो बड़ी तेज होता है, लेकिन इसमें बाइट की बात आई है, बुलेट को काटना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बुलेट को एक्सप्लेन तो कर रहे हैं कीन से, लेकिन बाइट को एक्सप्लेनेशन देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नीचे आते हैं, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। ऐसा चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना जो अनप्लीजेंट होता है। तो यहाँ अनप्लीजेंट है कि हम अनप्लीजेंट चीज़ को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे दिया है एंग्री एंड अनहैप्पी। तो यहाँ देख लीजिए, अनप्लीजेंट जब बोल दिया गया है तो इसमें सारा भावनाएं आ चुकी हैं, ऐसा चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो याद रखिएगा ये हमारा फाइनल आंसर सी है, ठीक है। डी में एक बार पढ़ के देखते हैं, टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू। इसमें एबल जैसे वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बाइट द बुलेट से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हटा दीजिए। देखिए इस तरह से रीजनिंग लगा करके हम लोग सही से आंसर दे सकते हैं। यानी कि बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। किसी भी चीज़ को जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत अनप्लीजेंट होता है। और बाइट द केक या बाइट अ केक का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग दैट इज प्लीजेंट। तो आपको दोनों वर्ड याद रखिएगा, बाइट द केक और बाइट द बुलेट। बुलेट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव टर्म्स एंड केक इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, यानी कि ये प्लीजेंट वर्ड है और ये अनप्लीजेंट वर्ड है। तो अब देखिए अनप्लीजेंट के लिए दो ऑप्शन आया हुआ है, अनहैप्पी भी है, अनप्लीजेंट भी है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। तो हमने बताया हुआ है कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक इडियम्स फ्रेज को सही आंसर देने के लिए 2 या 3 ऑप्शन दे देता है। अब आपको उसमें जज करना है कि तीनों में पावरफुल ऑप्शन कौन है, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो और जिसमें ज़्यादा माल और मटेरियल हो, जो हमारे इडियम्स फ्रेज को जस्टिफाई करता हो, वही हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल आप एग्ज़ाम में जब इडियम्स फ्रेजेज आएंगे आपकी आंखों के सामने 10, तो 10 में 10 बनाएंगे, और बस। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बी इन द सूप। सूप आपको पता है ये रूट वर्ड है। तो सूप का मतलब होता है जो हम लोग जूस वूस पीते हैं, वेजिटेबल सूप, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन या ऐसे भी सूप होते हैं। तो बी का मतलब होता है होना, यानी कि अगर जूस में कुछ हो, जूस में कुछ भी हो तो जूस पी रहे हैं उसको भी पी जाएंगे, है कि नहीं। यानी कि सूप में पड़ जाना, सूप में पड़ जाना का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। एक्चुअल में यही सही आंसर है, टू बी इन ट्रबल, मतलब ट्रबल में होना। कोई भी चीज़ सूप में हो तो छोड़ेंगे थोड़ा ना, उसमें टेस्ट आ जाता है। अब वो भी सूप के साथ हम निकल गए। तो याद रखिए टू बी वेरी हेल्दी। ये हेल्दी, ये जो सूप का है ना, ये सब लाइटली फ्रेज होता है। ये हम लोगों को डिविएट करता है
ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होते, इस टाइप के ऑप्शन है तुरंत काट देंगे। टू बी वेरी हेल्दी, हेल्दी क्या है, शुभ कौन सा हेल्दी हो गया, इससे हमें ये जो इडियम्स फ्रेज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है, कोई भी बात इसका मैच नहीं कर पा रहा है, हटा दिया इसको। और टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, कहते हैं कि वर्क प्लेस पे अच्छा हो जाना, तो अच्छा वर्क प्लेस के इसमें कोई भी बात नहीं है, शुभ ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वर्क प्लेस होता है, तो वर्क प्लेस से कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है, इसको भी हटाइए। सूप तो जूस है या पीने का एक वस्तु है, वेजिटेबल सूप कहें या वेजिटेबल या नॉन वेजिटेरियन जो भी हो, तो वर्क प्लेस से वो रिलेटेड नहीं है, हटा देंगे इसको। टू बी ऑनेस्ट टू पीपल, लोगों के प्रति ऑनेस्ट हो जाना, तो ऑनेस्ट हो जाने के लिए यहाँ सूप से कोई तालमेल नहीं है, ये सब अनर्गल, ये सब वेस्टिंग ऑफ टाइम है, इसको बेटा दिया, हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। और ये 6 पे कहता है ए टर्न ऑफ द स्क्रू, आपको पता है कि टर्न ऑफ शायद डबल ऑफ है, ये ध्यान देंगे, ये फ्रेज है, आपको याद रखिएगा, टर्न ऑफ, ठीक है, और टर्न ऑन, ये दोनों का मतलब जान लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इडियम्स फ्रेज या वर्ड पावर वोकैब पे तो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि द मोर यू हैव स्टॉक ऑफ वर्ड पावर द बेटर चांसेस फॉर यू टू डेवलप योर इनसाइट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करें। अब कहीं स्टूडेंट करता है कि हम कहाँ से वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करें और कितना स्ट्रॉन्ग करें, इसकी तो लिमिट है नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए कि CDS की करते हैं, CGL की करते हैं या DSSB की करते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि CGL का वर्ड NDA में नहीं पूछ सकता या SSC CGL का वर्ड बैंकिंग में नहीं पूछ सकता है, वर्ड मीनिंग हैज़ नो लिमिट, ठीक है, इसके वर्ड उसके बाउंड्री में जा सकता है, उसके वर्ड एंटोनिम सिनोनिम इडियम्स फ्रेजेज, मान लिया कि बैंकिंग का एंटोनिम या सिनोनिम है, क्या वो CDS में नहीं आ सकते हैं, CGL में भी आ सकते हैं। सो वर्ड मीनिंग के लिए ध्यान रखें कि किसी भी एग्ज़ाम का 10 साल के आए हुए एंटोनिम एंड सिनोनिम का अगर आप अच्छा से सेपरेट कॉपी बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी में से 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट कहने के लिए डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय तो ले लेते हैं वर्तमान में, लेकिन कर नहीं पाते हैं, मतलब ऑनेस्टली उनसे हो नहीं पाता है। तो थोड़ा हम लोगों को क्या चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा इच्छाओं के ऊपर काम करना है, यानी कि न चाहते हुए भी हम अपने टाइम को मैनेज करके 10 साल के आए हुए इडियम्स एंड फ्रेज या वोकैब को एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एक कॉपी बना लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना है। 10 साल, अगर 10 साल नहीं हो पाता है तो मिनिमम कम से कम 5 साल, कुछ तो ना से कुछ तो हाँ हो। तो इस तरह से अगर आप 5 साल का या 10 साल के आए हुए प्रीवियस ईयर का एंटोनिम सिनोनिम या वोकैब का कॉपी बना लेते हैं, उसी से 80% अगर आपको आ जाता है तो और क्या चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम लोगों को अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम समझा रहे थे टर्न ऑफ और टर्न ऑन। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्टॉप और टर्न ऑन का मतलब होता है ओपन या स्टार्ट, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अ टर्न ऑफ द स्क्रू। स्क्रू का मतलब होता है ना पेंच या वोल्ट, नट वोल्ट देखे होंगे आप। अब वो क्या यहाँ पे क्या दिया है, टर्न ऑफ, बंद हो गया है स्क्रू, पेंच बंद हो गई है, खुल ही नहीं रहा है। अब कोई चीज़ जब नहीं खुलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यार खुल, एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो खुलना एक अच्छा संकेत देता है, मतलब खुलना का मतलब वेरी पॉजिटिव वर्ड है, प्लीजेंट वर्ड है। लेकिन बंद हो जाना एक निगेटिव वर्ड है, क्या सारा रास्ता बंद हो गई, सारा कुछ खुल ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे ध्यान देंगे। और टर्न ऑफ, अब इसी का रीजनिंग हमको लगाना है, वो कितना इजी है ये, अब हम नहीं जानते हैं फिर भी हम सही आंसर देंगे, हमको भी नहीं पता है, हम फॉर द फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, हम देखिए कैसे सही आंसर देते हैं हम लोग। टू टर्न ऑफ द स्क्रू, पेंच को बंद कर देना या बंद हो जाना। यहाँ पे देखिए, टू बिगिन टू बिहेव इन ए मोर पॉजिटिव वे, ये पॉजिटिव वे में बिहेव करना, जो चीज़ बंद हो जाता है वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये निगेटिव है, हटा दीजिए। टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस इन योर फेवर, लोगों के ओपिनियन को अपने फेवर में कर देना, ये देखिए टर्न ऑफ है। टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना होता है, किसी के ओपिनियन को आपको फेवर में कर देना, तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो निगेटिव फ्रेज है ना।
तो इसका जवाब पॉजिटिव कैसे हो सकता है? टू बिकम अनपॉपुलर, अनपॉपुलर हो जाना। चलिए ये निगेटिव वर्ड दे रहा है, अनपॉपुलर हो जाना, लेकिन अनपॉपुलर यहाँ पॉपुलैरिटी का कोई ऐसी बात पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी का नहीं हुआ है। फिर भी एक चौथा ऑप्शन देखते हैं, अगर नहीं होगा तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं। डी, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, ऐसा एक्शन जो सिचुएशन को क्या बना सकता है? वर्स। अब देखिए ये जो वर्ड है एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, वर्स कर सकता है तभी वर्स होता है जब बंद हो जाते हैं सारे मार्ग, यानी कि स्क्रू जो है बंद हो गया है, पेचकस से मतलब या नट वोल्ट इतना टाइट हो गया है, खुल ही नहीं रहा है, बहुत सिचुएशन गंभीर है। तो यहाँ पे एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। फाइनली इस फ्रेज को सही एक्सप्लेन करने वाला ऑप्शन हमारा डी है, सो डी विल बी द फाइनल आंसर। तो कितना इजी है। अब हम लोग लास्ट फ्रेज पे आते हैं, 7वां है। ये 3 फ्रेज हमने बता दिया है कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसमें किए हैं। और ये 7 इडियम्स एंड फ्रेज 2023 सीडीएस पेपर का इसमें दिए हैं। इसका 7वां फ्रेज ये देख लीजिए। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये लास्ट है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और ये फ्रेज आ गया। अब सोचिए, प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब क्या होता है आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन तो है और उसमें रूट वर्ड आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्ले का मतलब आपको रूट वर्ड, मान लीजिए प्ले मीन्स खेलना, आपको पता है। और गैलरी, गैलरी एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग क्या होते हैं, रेस्ट, पीस और हैप्पीनेस और बेचैनी से राहत पाने के लिए, जैसे हर घर में गैलरी होता है, बालकनी जिसे कहते हैं, तो बालकनी में जा कर के थोड़ा एंजॉय करते हैं। और गैलरी एक और चीज़ होता है, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी गैलरी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटो को रखते हैं, जो ख़राब होता है डिलीट कर देते हैं। तो उस फ़ोटो को एज ए पर्पस हम लोग रखते हैं ताकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकें या उसको लोगों को दिखा सकें। लाइक वाइज जो भी हम, ये सोच है हमारी या आपकी भी सोच हो सकती है, ये इतना सोच काफ़ी है सही आंसर देने के लिए। प्ले टू द गैलरी। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है टू डू समथिंग अलोन, अकेले कोई काम करना है। क्या अकेले का कोई ऐसा वर्ड इसमें नहीं आया है? काटिए इसको जल्दी, बहुत खतरा कर देगा ये। बी, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, ऐसा चीज़ करिए जिससे लोग, जो दैट मेक पीपल एडमायर यू, जिससे लोग आपको क्या करें, एडमायर करें। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा चीज़ कर देते हैं जिससे लोग हमारे को क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड, अब देखिए अगर ये मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो ये फ्रेज का आंसर नहीं दे पाइएगा। प्ले टू द गैलरी का मतलब कह रहा है टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, यही सही आंसर है, क्योंकि प्ले का मतलब होता है खेलना, और खेलना एक, इसमें जो गैलरी की बात की गई है ये एक प्लीजेंट बात की गई है, खुशी की बात है। लोग खुशी में क्या करते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं, ठीक है। तो अब एक सी ऑप्शन देख लीजिए, टू बिहेव इन अ वेरी एनवाइंग वे। अब जब गैलरी की बात आई है, प्ले की बात आई है, खेलता को कौन है, जो खेलने के लिए हम लोग खुश रहते हैं तब खेलते हैं कि निराश रहते हैं तब खेलते हैं? कोई आदमी निराश होगा, डिप्रेशन में होगा, कोई उसको बहुत संकट आए होंगे, वो खेल नहीं पाएगा। खेलने के लिए आदमी में क्या होता है, एक अलग तरह का एंथुजियाज्म होता है, स्पिरिट होता है, एनर्जी होता है, एक्टिवेशन होता है, और वो तब खेलने के लिए रेडी होता है। तो एक हैप्पीनेस का सिचुएशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करने वाला और खुशी की बात करने वाला एडमायर, ये बी ऑप्शन है। देखिए टू बिहेव इन अ वेरी एनवाइंग वे, एनवाइंग वे में हम प्ले गैलरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्ले टू द गैलरी का एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल नहीं है, सी ऑप्शन हटा दीजिए। टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस, अब बताइए बिजनेस की बात इसमें तो हुई ही नहीं है। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मतलब गैलरी में खुशी की बात होती है। तो देख लीजिए इस तरह से फ्रेज आएंगे आपके एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा कि हमारा सही आंसर कौन है। आपका सही आंसर है जिसमें सारा मटेरियल इसमें दिख रहा है आपको, और ये जो ऑप्शन है इस फ्रेज को सही ढंग से जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने रीजनिंग अपने एग्जाम में लगाइएगा ताकि आपको सही आंसर का पता चले और आपको मार्क्स मिले। ये बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से हम लोगों ने, कोई भी फ्रेज हम लोगों को याद नहीं था, और बिल्कुल भी पेपर में जब इडियम्स फ्रेज पूछे जाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि हार्डली अगर 10 में 1 या 2 आपको पकड़ में आ जाए तो पकड़ में आ जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि 10 में बिल्कुल हम अननोन हैं, नहीं जानते हैं 10 इडियम्स फ्रेज। लेकिन अगर आप रीजनिंग को लगाएंगे
रूट वर्ड की हेल्प लेंगे और उससे सही आंसर का सिलेक्शन करेंगे तो 10 में एकदम बिल्कुल 10 में 10 सही होगा। ठीक है, 10 में 10 आप सही कर सकते हैं। अगर एक दो वर्ड टिपिकल और डिफ़िकल्ट आ गए जिसके रूट वर्ड आपको पता ना हो तो हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उस इडियम्स फ्रेज को आप हाथ न लगाएं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। सो बेटर यू शुड try to do the phrase that is very easy and you know at least the root word of idioms phrases। अगर आपको रूट वर्ड पता हो तो आप आसानी से idioms फ्रेज कर सकते हैं। और बस, और आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगेन वी सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो थैंक you very much and best of luck, and we shall meet in the next class with the new video, the new topic. So thank you very much. Jai Hind.